गाइस, आज हम लेकर आए हैं यूपीपीएससी का प्रीलिम्स एमसीक्यूज़ यूपी स्पेशल है। इसमें हम सारे एमसीक्यूज़ में पता है क्या क्या करने वाले हैं। यूपी की हिस्ट्री आ सकती है, ठीक है, नॉर्मल हिस्ट्री के क्वेश्चंस आ सकते हैं, प्लस इसमें ना हमने यूपी का बजट भी लिया है जिसके हम क्वेश्चंस करेंगे बैठ के, तो विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल ऑफ़ यू। देखो, कुछ ही दिनों में एग्ज़ाम आने वाला है, बिल्कुल टिप्स पे रखो, कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो आप भूल जाओ, क्योंकि अब भूले तो फिर गए आप, मतलब भारी हो जाओगे फिर आप कंपटीशन से। तो ज़रूरी है कि एक एक चीज़ को बड़े ही अच्छे तरीके से कर लिया जाए। क्विकली क्वेश्चंस करते हैं, डिटेल में समझते हैं। देखो, ज्योतिबा फुले जी से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब ज्योतिबा फुले जी को आप बहुत अच्छे से जानते हो, आपने बड़े अच्छे से इनके बारे में पढ़ा भी होगा, है ना। तो ज्योतिबा फुले नगर भी है, सोचो आप, मतलब इतना इम्पॉर्टेंट है ये। ज्योतिबा फुले नगर भी है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इफ़ यू कंसिडर इट, ही इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस, है ना। अब इन्होंने ना, देखो कौन कौन सी मूवमेंट इन्होंने करी हैं। अगर आपको ध्यान से पता हो कि ज्योतिबा फुले जी ने कई सारी मूवमेंट्स को फाइट करा, जैसे सोशल मूवमेंट्स तो वो करते ही थे, कास्ट मूवमेंट करते थे, है ना। तो फॉट फॉर द राइट्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड इन्होंने ग्रुप्स के लिए काम किया, क्योंकि ये ना थे, देखो बात समझो ना आप, ज्योतिबा फुले जी की जो पर्सनालिटी को कभी अगर आप पढ़ते हो तो ही वॉज आ सोशल रिफॉर्मर बेसिकली, ठीक है। तो इनका जो आंसर है ना वो एंटी कास्ट मूवमेंट है, एंटी कास्ट मूवमेंट करी है 19th सेंचुरी में ना, ये शुरू हो गए थे जिन्होंने मूवमेंट करी अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। इन्होंने मार्जिनलाइज जितने भी ग्रुप्स होते थे उनके लिए फ़ाइट भी करी। इनके एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम था, पुणे महाराष्ट्र में इन्होंने ना सत्य शोधक समाज बनाया था, सत्य शोधक समाज की घटना की थी, फाउंड किया था 1873 में। तो ये भी ध्यान रखना है इनके बारे में आपको। उसमें ये क्या करते थे, एडवोकेट करते थे फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन, पेजेंट्स एंड दलित। यूनिवर्सल एजुकेशन की बात करते थे ये। विडो रिमैरिज अगर आपने सुना हो तो फूले ने बहुत इस पर बात करी कि विडो रिमैरिज होनी चाहिए, ठीक है ना। दीन बंधु इनका, फूले का पब्लिश मराठी लैंग्वेज न्यूज़पेपर था। तो दीन बंधु याद रखना, दीन बंधु क्या है, एक तरह से न्यूज़पेपर था दीन बंधु, एक न्यूज़पेपर था, 1877 का पेपर था ये, विच वॉज द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया जो कि लेबरिंग लोगों पर फोकस करता था। इनकी एंटी कास्ट मूवमेंट बहुत प्रसिद्ध हुई थी। तो ध्यान रखना, इनका आंसर जो होगा वो क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स से। देखो प्लीज़ इंडेक्स ठीक से पढ़ के चले जाना, कौन रिलीज़ करता है, इंडिया की क्या रैंक थी, फर्स्ट नंबर पे कौन था, ये इतना पता होना चाहिए। अब इसने पूछा ही इंडिया की रैंक के बारे में है कि इंडिया की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 की रैंक बताओ। देखो जी, इंडिया की रैंक तो 126 थी, हम सभी जानते हैं। फर्स्ट नंबर पे कौन था, सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री वर्ल्ड में कौन सी है, तो वो है फिनलैंड, इसकी रैंक थी फर्स्ट, ठीक है ना। अब इसमें कैसे निकालते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को, निकाला जाता है सोशल इमोशनल एस्पेक्ट पॉपुलेशन का देख के, जेनरॉसिटी, फ्रीडम कितनी है करप्शन से, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, इनइक्वालिटी तो नहीं हो रही है। जैसे लिथुनिया वॉज रैंक द हैप्पीस्ट कंट्री फॉर पीपल अंडर 30, क्योंकि वहाँ पर फ्री एजुकेशन है, लो रेंट है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं टेक और ये सब चीज़ों के लिए। इसराइली रैंक 5th, डिस्पाइट ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद भी इसराइल 5th नंबर पर आई है। तो स्पेसिफिकली हो सकता है आपसे इसराइल का पूछ लें, तो इसराइल का 5th नंबर पे है, क्योंकि वहाँ पर ओवरऑल 3 ईयर एवरेजिंग मेथड यूज़ करे गए हैं, तो वहाँ पर डिस्पाइट ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी वो अच्छा कर रहे हैं। पब्लिश कौन करता है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट, तो ध्यान रखना है इसको वेलबिंग रिसर्च सेंटर करता है। कौन करता है, वेलबिंग रिसर्च सेंटर करता है। और ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप विद गैलप एंड द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क के साथ मिलकर ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को निकालते हैं, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें ना आपसे पूछा हुआ है ये बिल्डिंग्स हैं, ये बिल्डर्स हैं, कि किसने बिल्डिंग बनाई है, बिल्डर्स के द्वारा, बिल्डर कौन था। इसका जो आंसर है ना, अगर आप ध्यान से समझोगे तो इसका आंसर बी है। जो सुल्तानगढ़ी थे ना, ये बनवाया गया था इल्तुतमिश द्वारा, ठीक है। रेड प्लेस था, बलबन ने बनाया था। जामा खाना मस्जिद की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा तो देखो सबको ही पता होता है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्माण इसका किया गया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कह रहा है कि ऐसा कौन सा पेड़ है जो ना इन्वायरमेंट के लिए बहुत डेंजरस होता है, तो वो यूकलिप्टस होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, मैं बता रही हूँ इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी आपको ना ऐसा नहीं समझना है कि क्या ज़रूरत है करने की, समझ रहे हो। तो यूकलिप्टस जो है इसके मोर देन 700 स्पीसीज फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। इसको नीलगिरी ऑयल अगर आपने सुना हो ना, तो इसको यूज़ करा जाता है उसके लिए,
ठीक है ना। और ये फेमस पता है किसके लिए होता है, ये उसकी वुड के लिए, अपने टिम्बर के लिए बहुत फेमस होता है ये। इसको कभी अर्थराइटिस को ट्रीट करना हो, वुंड्स को ठीक करना हो तो उसके लिए ठीक होता है ये। लेकिन क्योंकि हमने इसने क्वेश्चन में पूछा क्या है डेंजरस, इसके पास क्या बात है ऐसी जो इसको डेंजरस बनाती है इन्वायरमेंट के लिए। यूकलिप्टस डेंजरस तब हो जाता है गाइस क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा वाटर कंज्यूम करता है, तो वाटर रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डेंजरस है। ये सॉइल की क्वालिटी को ना पूरा डिग्रेड करके रख देता है, डिग्रेड कर देता है सॉइल की क्वालिटी को। बायोडाइवर्सिटी के लिए थ्रेटन है, फायर रिस्क रहती है इससे। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि इससे लैंड डिग्रेडेशन होना लग जाएगा, लैंड डिग्रेडेशन भी होता है इससे, तो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है ये बेसिकली। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें बात कर रहा है डीडीटी के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है डिक्लोरोडिफेनाइल ट्राइक्लोरोनेट जो डीडीटी होता है वो होता क्या है। तो याद रखना डीडीटी एक तरह का नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। डीडीटी क्या होता है, अगर क्वेश्चन डीडीटी से रिलेटेड आ गया है तो आपको सबसे पहली बात तो बिल्कुल घबराना नहीं है, बताना है कि देखो जी एक तो टॉक्सिक होता है। ये क्या होता है, टॉक्सिक होता है, मैनमेड होता है, टॉक्सिक होता है, मैनमेड होता है, और हैजार्डस केमिकल होता है। कैसा केमिकल होता है, हैजार्डस केमिकल होता है जो वाइडली पेस्टिसाइड्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। 1940s में आया था ये पहली बार सिंथेटिक वाला। इसे जैसे कि इसको यूज़ किया जाता था इंसेक्ट बॉर्न डिजीज़ को बचाने के लिए, ऐसे मलेरिया से बचाना है ना, एग्रीकल्चर होम या गार्डन्स में इंसेक्ट को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इसको 1972 में ही बैन कर दिया था क्योंकि इसके टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इसको करंट में ये ऐसे यूज़ किया जाता है कि भाई इसका कम मलेरिया के पर्पज़ से हो, बाकी इसका कंट्रोल करके यूज़ किया जाए। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछता है कि भाई बताओ कौन सा ऐसा रिवर बेसिन है जो कि लार्जेस्ट रिस्पेक्ट में आता है अगर हम उसको उसके वॉल्यूम के उस पर देखते हैं तो। ठीक है, मतलब लार्जेस्ट रिवर बेसिन कौन सा इन रिस्पेक्ट टू एरिया, सॉरी नॉट वॉल्यूम। देखो भाई इसका आंसर जो है वो महानदी है। महानदी जो है कहाँ पर सिचुएटेड है, इसका जो बेसिन है वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा पर आता है इसका बेसिन। ठीक है, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा पे इसका बेसिन आता है। कुछ पोर्शन इसका झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में भी जाता है। इसका सिहावा इसका बहुत बड़ा माउंटेन है यहाँ पर, सिहावा माउंटेन। तो इसके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठी कर लो, क्या दिक्कत है। इसको सोरो ऑफ उड़ीसा भी कहा जाता है क्योंकि बहुत फ्लड लेकर आती है वहाँ पर। लार्जेस्ट रिवर है, बिल्कुल है, उड़ीसा की लार्जेस्ट रिवर है, इंडिया की 6th लार्जेस्ट रिवर है ये। ठीक है, बेसिन के मामले में तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसका जो रिवर बेसिन है वो बहुत लार्जेस्ट है इन रिस्पेक्ट ऑफ द एरिया। ठीक है ना, तो इसका बेसिन बहुत अच्छा खासा बड़ा है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जिसमें कह रहा है थर्मोडाइनमिकली द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन, तो ये ग्रेफाइट होगा इसका आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा है करेक्ट मैच बताना है। ठीक है जी, तो जी ऐसा है कि राधा स्वामी सत्संग होना था बनारस, जो कि गलत है यहाँ पर। ठीक है, भारत मंडल भी गलत है, ये कैलकाटा वाला पार्ट बिल्कुल ठीक है। बाकी भारत धर्म महामंडल हो सकता है, ये वाला दिल्ली होता, ये देव समाज तो आपका लाहौर का है। तो ध्यान रखना ये सारी बातें कि ये ना गलत सलत इसमें दिए होते हैं। आपसे जो क्वेश्चन में पूछा जाना है इसको गलती से गलत नहीं कर देना है, कहीं आप गलत कर आ गए। चलो जी मूव करते हैं हम। अच्छा ये जो है ना ये इट्स नॉट इन भारत धर्म महामंडल जो है ना ये हरिद्वार में था, ये हरिद्वार में हुआ करता था। ठीक है जी, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है जी मेन कॉन्स्टिट्यूएंट बताओ नेचुरल गैस का, तो कौन सा है, मिथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट द लार्जेस्ट टाइडल एनर्जी प्रोड्यूसिंग एरिया, तो खंबत कोस्ट को कहा जाता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट टाइडल एनर्जी निकाली जा सकती है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें एक तरफ प्लांट की डिजीज़ दी हुई है और फैक्टर दिए हुए हैं। देखो सिट्रस क्रैकस कोस्ट जो होता है ये बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, ये बैक्टीरिया के कारण होता है। रेड रोड जो डिजीज़ है ना इसमें हम आपको इसकी हेल्प ले लेते हैं। देखो सबसे पहले हमें समझ में आ गया बैक्टीरिया वाला पार्ट हमें मिल गया, पहला ही मिल गया हमें ऑप्शन, तो हमारे लिए सारा आसान हो गया। रेड जोट जो होता है वो फंगस के कारण होता है। किसके कारण होता है गाइस, फंगस के कारण होता है। और उसके बाद जो आपका ऑप्शन है कि भाई कृष्णकांत डिजीज़ कैसे होती है, तो ये डिफिशियंसी की वजह से होती है। और साहू वाली जो डिजीज़ ऑफ वीट है वो आपका इंसेक्ट की वजह से होती है, तो ध्यान रखने ऑप्शंस। चंद्रगुप्त सेकंड के आपके क्वेश्चंस पूछे, मैं पूछा हुआ जी करेक्ट स्टेटमेंट बताओ।
इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि जिन भी बच्चों ने अभी ना लूसेंट की बुक को नहीं रिवाइज़ करा है, प्लीज़ जीके के लिए लूसेंट ज़रूर रिवाइज़ कर लेना, क्योंकि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन याद है को पूछा हुआ है चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में ही। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शाका विक्ट्री सिल्वर कॉइन, बिल्कुल ठीक है। वेट ऑफ दिस कॉइन इज अबाउट 33 ग्रेन्स, बिल्कुल ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन अगर दो से ज़्यादा स्टेट्स को बुलानी है तो क्या कर सकते हैं, पार्लियामेंट के साथ रखो, और अगर पार्लियामेंट देखता है कि रिक्वेस्ट आई हुई है कंसर्न स्टेट्स की तो उस पर बात करता है फिर। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि हमें ना डेज और इवेंट दिए हुए, देखो अप्रैल 8 को ना वर्ल्ड हेरिटेज डे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज डे बोलते हैं। हालांकि देखो हाँ, इसका ये हो जाना चाहिए ना, सेकंड सी हो जाना चाहिए पार्ट। मई 22 को इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है। जुलाई 29 को इंटरनेशनल टाइगर डे बोलते हैं, और आपका दिसंबर 5 जो है वो वर्ल्ड सॉइल डे होता है। क्या होता है, वर्ल्ड सॉइल डे। विच बजट इज़ द फॉर द यूपी फिनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना जी का, जो कि आपको पता है वहाँ के फिनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने 5th कॉन्जिक्यूटिव बजट दिया है, ठीक है। अब पूछ रहे हैं कि विच एपिक्स नेम वॉज टेकन इन उत्तर प्रदेश बजट 2024-25, तो उसमें रामायणा का नाम उन्होंने लिया था जब वो उत्तर प्रदेश के बजट के बारे में बोल रहे थे। न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो फॉर्म हुई है ना वो ग्रेटर नोएडा में हुई है। कहाँ हुई है, ग्रेटर नोएडा में। तो आपके सारे ही ऑप्शन यहाँ गलत हैं। अब ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो साइज़ ऑफ बजट है वो कितना है, तो 7.36 लाख करोड़ है। ध्यान रखना ये सारी चीज़ें ना आपको बिल्कुल भूलनी नहीं है, बिल्कुल ऐसे चबा जाओ इन आंसर्स को कि हाँ ये ऐसे करने हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जी स्टेट बताओ जिसने रजिस्टर करा है मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर ऑन द ई श्रम पोर्टल क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो यूपी ही है जो हाईएस्ट है इस मामले में। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में बनाया गया है। ये कह रहा है कि हाउ मेनी रुपीज़ इज प्रपोज फॉर द बजट एंड एक्सपेंशन के लिए, तो वो 150 करोड़ रुपए एक्सपेंशन के लिए लगाया गया है। फिर कहता है कि व्हाट इज़ द फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट ऑफ यूपी, यूपी का फीमेल लेबर आपका पार्टिसिपेशन रेट पूछा है, तो ध्यान रखना 21 का आंसर होगा 32.1%, ठीक है। ऐसे ही आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट यूपी के अंदर कितना है, ठीक है। कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है इसमें यूपी ने मैक्सिमम एलोकेशन की है, तो वो है प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट। पहले प्राइमरी है, फिर आपको दे रखा है इसने प्राइमरी को सबसे पहले नंबर पे, दूसरा एनर्जी, तीसरा पुलिस डिपार्टमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सी स्कीम को सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एलोकेशन मिला है, तो वो है जल जीवन मिशन को मिला है। यूपी का जो गवर्नमेंट है ना उसने सेमीकंडक्टर पॉलिसी अप्रूव करी है। विच स्टेट हैज़ बिकम यूपी टू बिकम सेमीकंडक्टर के लिए, तो यहाँ पर ना आंसर 4th होना है। कौन सा आंसर होना है, 4th होना है, तो आंसर हियर है डी, ठीक है। कौन सा ऐसा स्टेट बना है इंडिया का, तो चौथा ऐसा राज्य बना है जिसने सेमीकंडक्टर पॉलिसी निकाली है। इसमें कह रहा है कौन सा डैम यूपी में नहीं है, तो बदाऊ डैम यूपी में नहीं है। बाकी डैम्स के बारे में हमें जानकारी भी ज़रूर होनी चाहिए कि बाकी डैम्स कहाँ पर हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात को, जैसे देखो ये अधवा जो डैम है ये आपका बहुत बड़ा अहोंगी खुर्द में उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये उसका ही पार्ट है, और इसके रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ आई है तो वो भी हमें पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट कह रहा है ये बघेलखंड, यही कह रहा है ना, बघेलखंड का देखो जो डैम है ना, ये सबसे पहली बात तो याद रखना रिहांद रिवर पर है, जो सोन रिवर की ट्राइब्यूटरी है। 1962 में बिल्ड किया गया था ये। तो देखो जी ये भी जो है ना आपका ये बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में है उत्तर प्रदेश के, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें ना ध्यान में रखना, कहीं गलती से भूल जाओ आप। उसके बाद एक है अहुरारा डैम, ये भी आपका इसी पर है। ये आपका जो पट्टी कलन लोकल गवर्नमेंट ऑफिस है ना अहुरा डैम, वहाँ पर मिलेगा आपको ये। अगेन जो भी है कहने का भाव ये है कि ये भी उत्तर प्रदेश का पार्ट है, तो बधुआ जो था वो नहीं था। अब ये कह रहा है रिलीजियस सिंथेसिस के बारे में जो रॉक एडिक्ट अशोका ने दिया है उसका ना रॉक एडिक्ट का नंबर बताना है। देखो जो 26 का आंसर है ना वो बी है, ठीक है। अब एक सवाल और सुनो जो पेपर में आ जाए तो क्या करोगे, आप बताओ अशोका का वो रॉक एडिक्ट जो ना कलिंगा वॉर के बारे में लिखता हो, ठीक है। उस रॉक एडिक्ट का नंबर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। और देखो थोड़ा इंटरेक्टिव रखा करो कि लगे भी आप कुछ पढ़ते लिखते हो, चैनल से कुछ फ़ायदा वायदा हो रहा है आपको। अब देखो आ गया क्वेश्चन कैग पे। कह रहा है जो ऑडिट रिपोर्ट होती है कैग की, वो कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट होती है वो कौन एग्जामिन करता है, तो याद रखना पब्लिक अकाउंट कमेटी उसको एग्जामिन करती है। कैग देखो एक ऐसी अथॉरिटी है जो ना
इंडियन गवर्नमेंट के अकाउंट्स को ऑडिट करती है, स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट को ऑडिट करती है। ठीक है, इस समय जो कैग के आपके जो करंट इंडिया के जो करंट वो है ना आईएएस ऑफिसर ही हैं, ये भी एक श्री के संजय मूर्ति जी वो हैं इसके अभी करंट सीए जी ना, तो हमें तो पता होना चाहिए। ठीक है ना। अब कैग से रिलेटेड आर्टिकल भी बताओ क्या होता है कैग से रिलेटेड आर्टिकल। तो आर्टिकल 148 को तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है आपको, बल्कि देखो ये भी याद रखो कैग के ऑफिस के बारे में आर्टिकल 148 है, आर्टिकल 149 में कैग की ड्यूटीज़ एंड पावर हैं। ठीक है ना, ये सब पता होना चाहिए। थर्ड शेड्यूल के अकॉर्डिंग कैग का जो भी होता है ना ऑफिसर, जो ऑफिस जा रहा होता है ज्यूम करता है, वो ओथ भी लेता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो लखीमपुर खेड़ी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और रिलेशन दिए हुए हैं। एसडीजीज तो देखो ऐसा घोल के पी के जाओ बिकॉज 2030 बहुत करीब है, किसी भी वक्त आपसे एसडीजी के बारे में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पूछ सकते हैं। 17 गोल्स बिल्कुल नहीं भूलने हैं। 169 टारगेट तो आप याद नहीं कर पाओगे, लेकिन 17 गोल्स तो बिल्कुल मत भूल के जाना। 2015 में बने थे, आपको पता है 2030 में हमें इसको कंप्लीट भी करना है। अब पता है क्या, देखो इसमें दे रखा है एसडीजीज दे रखे हैं। ठीक है, अब एसडीजीज में जो आपको दे रखा है एसडीजी जो 10 होता है ना गाइस, दैट इज़ रिलेटेड टू रिड्यूस इनइक्वालिटी। थोड़ा सा ना ऑप्शन में गड़बड़ है, यहाँ पर एसडीजी 3 है। ठीक है ना, देखो एसडीजी 10 का आएगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन रिड्यूस इनइक्वालिटी। ठीक है, 13th का जो होता है वो क्लाइमेट चेंज नहीं होता, क्लाइमेट एक्शन बोलो आप बल्कि। ठीक है ना, क्लाइमेट चेंज तो गलत इंटरप्रेट हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। 14 जो होता है वो लाइफ बिलो वाटर होता है, जो 14 वाला एसडीजी होता है उसका मतलब होता है लाइफ बिलो वाटर। और 15वां जो एसडीजी होता है वो होता है लाइफ ऑन लैंड, दैट इज सेकेंड ऑप्शन। तो यानी कि पहली बात एसडीजी 1 जो है वो नो पॉवर्टी से रिलेटेड है। ठीक है, एसडीजी 2 ज़ीरो हंगर से रिलेटेड है, फिर 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग से रिलेटेड है, 4 क्वालिटी एजुकेशन से, 5th आपका जेंडर इक्वलिटी, 6th क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन से रिलेटेड है, 7th में अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात है, 8th डिसेंट वर्क से रिलेटेड है, 9th वाला इंडस्ट्री, इसको हम I3 भी बोलते हैं, इंडस्ट्री इनोवेशन है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर। 10 तो मैंने आपको बताया रिड्यूस इनइक्वालिटी। 11th में सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ हैं। 12th में रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन है। क्लाइमेट एक्शन 13th है। 14th लाइफ बिलो वाटर है। 15th लाइफ ऑन लैंड है। 16th में पीस एंड जस्टिस की बात कर रहा है। 17th गोल्ड पार्टनरशिप फॉर द गोल्स की बात करता है। बिल्कुल ऐसे घोल के पी जाओ कि आपको ये याद रहे। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा है कॉन्क्वेस्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है। 30th का जो आंसर है वो है सी, सबसे पहले गुजरात, ठीक है, फिर रणथंबोर, फिर चित्तौड़, फिर वारंगल में कॉन्क्वेस्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है इनमें से बायोडिग्रेडेबल बताओ। बायोडिग्रेडेबल जो डिग्रेड हो जाए आसानी से, तो ग्लास बॉटल जो होती हैं वो हो जाती हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ द 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट प्रोग्राम ऑफ उत्तर प्रदेश, पेयर को बताना है। देखो गौतम बुद्ध नगर को तो माना ही जाता है, लाइक आप समझ रहे हो, गौतम बुद्ध नगर तो है ही फेमस। किसके लिए फेमस है गौतम बुद्ध नगर? गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड गारमेंट्स के लिए बहुत फेमस है। इवन आपको पता है इसको ना, गौतम बुद्ध नगर को सिटी ऑफ अप्रैल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिटी ऑफ अप्रैल्स कहते हैं। अमेठी का जो मुंज प्रोडक्ट्स हैं ये भी डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो बिल्कुल ठीक है। आगरा में लेदर बिल्कुल ठीक है। बागपत में टॉयज़ नहीं होते हैं गाइस, ये ध्यान रखना आप। बागपत इज़ नॉट फेमस फॉर वुडन टॉयज़, बागपत इज़ फेमस फॉर होम फर्निशिंग्स के लिए फेमस है। होम फर्निशिंग्स के लिए फेमस है, एग्रीकल्चर के लिए फेमस है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह आप इसको देख सकते हो, बट नॉट फॉर वुडन टॉयज़। अब मेरा सवाल आपसे ये है, यूपी में ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर ऐसा किया जाता है, लाइक जहाँ वुडन टॉयज़ फेमस हैं? तो आपको ये आंसर मुझे देना है कमेंट सेक्शन में कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा ज़िला है जहाँ पर वुडन टॉयज़ बहुत फेमस हैं। एक मैं बता देती हूँ वाराणसी, दूसरा वाला आपने बताना है, ठीक है? तो दिस इज़ ऑल फॉर यूपी स्पेशल टुडे, लेट्स कंप्लीट इट। ऐसे डेली चलेंगे, डेली आपको अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस,
ठीक है। PDF आई एम शेयरिंग विद ऑल ऑफ यू ऑन द टेलीग्राम लिंक एज वेल। दोज हु हैव ज्वाइंड फर्स्ट टाइम, वेलकम ऑन द चैनल ऑफ PM पाठशाला. Do like, share and subscribe to PM Pathshala. Have a nice day to all.